बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन नाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 12.3। आइए कुछ मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। स्टेटमेंट इज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल ऑब्जर्व्स दैट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द कैनाल is 60 degrees. On retreating 40 meters from the bank, he finds the measure of the angle of elevation of the tree as 30 degrees. Find the height of the tree and the width of the canal. एक लंबी स्टेटमेंट, समझने के लिए जरा देखिए। एक शख्स एक नहर के किनारे पर खड़ा है, दूसरी तरफ एक ट्री है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस शख्स के रेफरेंस से उस ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्रीज। अगर ये शख्स 40 मीटर्स किनारे से पीछे की तरफ चले, पीछे की तरफ 40 मीटर्स पीछे की तरफ, तो नया एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो होगा 30 डिग्रीज। अब 40 मीटर्स हमारे पास डिस्टेंस आ गया इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान। दो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गए, एक इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्रीज और एक फाइनल एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्रीज। हमें हाइट ऑफ ट्री और विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 12 के इंट्रो में आपसे बात की थी कि आप नहर के एक किनारे पर खड़े रहकर नहर की विड्थ कैसे बता सकते हैं या नहर के दूसरी तरफ मौजूद ट्री की हाइट कैसे बता सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स इस एक प्रॉब्लम के अंदर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आप अब इस वीडियो को पॉज करें, यानी ये जो वीडियो आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं आप इसको पॉज करें। आपके सामने ये कंप्लीट एनिमेशन मौजूद है। आप सोचें कि यहां पर कितनी राइट ट्रायंगल्स हैं। यहां पर जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान डिस्टेंस है, ये राइट ट्रायंगल्स में क्या रोल प्ले करेगा। विड्थ ऑफ कैनाल और हाइट ऑफ ट्री आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आप सोचना शुरू कर दें। मैं बढ़ता हूं बोर्ड की जानिब, बनाता हूं इसकी रफ डायग्राम और फिर आपसे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 15। ये एक ट्री, इस ट्री की स्टूडेंट्स हमें हाइट फाइंड आउट करना है। हम फर्ज करते हैं कि यहां से यहां तक एक कैनाल है, ये उसकी विड्थ है। हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज विड्थ ऑफ कैनाल जो हमें फाइंड आउट करना है। इस किनारे पर ट्री है, यानी ये ट्री, और इस किनारे पर यहां पर वो शख्स खड़ा है। अब यहां से टॉप ऑफ ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्रीज। दिस इज 60 डिग्रीज। अब यहां से ये शख्स मूव किया 40 मीटर्स अवे, यानी हम कह सकते हैं कि हम फर्ज करते हैं कि वो यहां पर आ गया, 40 मीटर्स अवे चला गया। ये डिस्टेंस 40 मीटर्स यहां से यहां तक। अब दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताया गया कि इस पॉइंट से टॉप ऑफ ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्रीज। हम इसको ज्वाइन करते हैं टॉप के साथ। दिस एंगल इज नाउ 30 डिग्रीज। हम इसे रफ डायग्राम इसलिए कहते हैं कि हो सकता है एक्यूरेटली ये 60 या 30 ना हो, बल्कि यकीनन नहीं है। हम सिर्फ इसे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसे रफ डायग्राम कहते हैं। हमें विड्थ ऑफ कैनाल, यानी ये विड्थ, ये डिस्टेंस और हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करना है। हम करते हैं इस ट्रायंगल की नेमिंग। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, इसको Q, इसको R और इसको S का। अब आपके जहन में फौरन आएगा कि अभी
जो आप पहले प्रॉब्लम सॉल्व किए उनमें तो सर नाम दे रहे थे ए बी सी डी वगैरह, अब ये पी क्यू आर एस क्यों दिया गया? तो इसका जवाब आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अभी आप इसको होल्ड रखें। वैसे आप ए बी सी डी से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन पी क्यू आर एस में असल में अगले प्रॉब्लम के साथ इसकी सिमिलैरिटी बना रहा हूं, उसमें पहले से ही गिवन है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। अब स्टूडेंट्स यहां पर राइट एंगल कहां पर है? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यहां पर है राइट एंगल। राइट ट्रायंगल्स कितनी हैं? शाबाश, राइट ट्रायंगल्स कितनी हैं यहां पर? जी बिल्कुल, यहां पर हैं 2 राइट ट्रायंगल्स। एक है राइट ट्रायंगल क्यू आर एस यानी ये छोटे वाली राइट ट्रायंगल, और एक है बिगर यानी पी आर एस, यानी 2 राइट ट्रायंगल्स यहां पर मौजूद हैं। हमें फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ कैनाल यानी क्यू आर, और फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री यानी आर एस। हम जो डेटा गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। रेफर टू रफ डायग्राम। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। ये थी इनिशियल पोजीशन उस शख्स की, वो किनारे पर खड़ा था। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है। हम इस एंगल को नाम दे देते हैं अल्फा का, 60 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फाइनल पोजीशन, इसे नाम दे देते हैं बीटा का, एंड दिस इज 30 डिग्रीज। अब दोनों पोजीशंस के दरमियान यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के दरमियान डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस और ये डिस्टेंस है पी क्यू के नाम से, एंड दिस इज 40 मीटर्स। हमें फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ कैनाल और हाइट ऑफ ट्री। विड्थ ऑफ कैनाल, दिस इज क्यू आर, और हाइट ऑफ ट्री, दिस इज आर एस। अब स्टूडेंट्स जरा सोचिए, आप इस डायग्राम को देखिए। हमें फर्ज करें पहले आर एस फाइंड आउट करना है। अब आर एस किस राइट ट्रायंगल का हिस्सा है? जरा देखें। जी, आर एस दोनों राइट ट्रायंगल्स का हिस्सा बन रहा है, क्यू आर एस का भी और पी आर एस का भी। अगर हम पहले छोटी राइट ट्रायंगल को देखें क्यू आर एस, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मौजूद है एक एंगल, हमारे पास कोई साइड भी मौजूद नहीं, हम आर एस फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम आ जाए बड़ी ट्रायंगल में, तो इसमें हमारे पास अगेन एक एंगल मौजूद है और कोई भी साइड कंप्लीट मौजूद नहीं है, यानी साइड है पी आर, इसका एक हिस्सा हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्यू आर वाला सेगमेंट हमारे पास नहीं है। हम इसके अंदर भी आर एस फाइंड आउट नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम क्यू आर के साथ है। आप क्यू आर को अगर देखें छोटी ट्रायंगल में, तो अगेन हमारे पास कोई साइड भी नोन नहीं है, और अगर आप देखें बड़ी ट्रायंगल में, तो अगेन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 40 मीटर्स ही गिवन है। क्या करें? सवाल यह है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। हम कंसिडर कर लेते हैं इन दोनों में से कोई एक राइट ट्रायंगल, और हम आर एस या क्यू आर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अननोन होगा, हम कंप्लीटली फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। हम फिर दूसरी वैल्यू, यानी अगर हम आर एस की कोशिश करते हैं तो क्यू आर की वैल्यू हम दूसरी ट्रायंगल से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आइए जरा देखें। कंसिडर
triangle PRS, we have, अब हमें RS फाइंड आउट करना है। RS इस बड़ी ट्राइंगल के रेफरेंस से क्या है? जी, हमारे पास एंगल है 30 डिग्रीज, रेफरेंस इसकी अपोजिट साइड है RS, तो RS क्या है जी? ये है परपेंडिकुलर और ये साइड है हमारे पास बेस। हम परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखते हैं जी? हम देखते हैं इसे टेंजेंट में। टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू RS ओवर PR। अब PR के दो सेगमेंट्स हैं। PR को हम ब्रेक कर सकते हैं PQ और QR में। RS ओवर PR को ब्रेक कर लेते हैं हम दो सेगमेंट्स हैं PQ और QR। अब PQ की स्टूडेंट्स वैल्यू हमें गिवन है 40 मीटर्स। RS ओवर PQ हमारे पास है 40 प्लस QR। यहां से RS को बना लेते हैं सब्जेक्ट। RS को सब्जेक्ट बनाएंगे, वी विल हैव 40 प्लस QR मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंजेंट 30 के साथ। हमारे पास होगा 40 इंटू टेंजेंट ऑफ 30 प्लस QR इंटू टेंजेंट ऑफ 30। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 का। ये RS की एक वैल्यू आ गई। अब चलते हैं दूसरी राइट ट्राइंगल की जानिब। ये छोटे वाली राइट ट्राइंगल QRS। कंसिडर राइट ट्राइंगल QRS। वी हैव टेंजेंट ऑफ 60, ये एंगल, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, RS ओवर QR। स्टूडेंट्स यहां से RS की वैल्यू क्या होगी जी? RS की वैल्यू टेंजेंट 60 इंटू QR। इसको नाम दे दे 2 का। अब एक RS की वैल्यू ये है और एक RS की वैल्यू ये है। दोनों RS की वैल्यू को क्या हम इक्वेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हम इन्हें इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने से क्या होगा? ये दोनों वैल्यूज जब हम इक्वेट करेंगे राइट साइड, हम राइट साइड से जब इक्वेट करेंगे तो आप जरा देखें कि हमारे पास अननोन सिर्फ और सिर्फ QR होगा। QR की वैल्यू हमें मिल जाएगी। वो वैल्यू हम QR की पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। QR की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें RS की वैल्यू भी मिल जाएगी। QR और RS हमारी विड्थ ऑफ कैनाल और हाइट ऑफ ट्री है, हमें दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो आइए इसे मुकम्मल करते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 40 इंटू टेंजेंट ऑफ 30, ये 40 इंटू टेंजेंट ऑफ 30 प्लस QR इंटू टेंजेंट ऑफ 30 इज इक्वल टू QR इंटू टेंजेंट ऑफ 60। स्टूडेंट्स हमें QR की वैल्यू यहां पर मिल सकती है। अब QR दो जगहों पर है, यहां पर भी और यहां पर भी। अब QR को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करें? इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। 40 इंटू टेंजेंट ऑफ 30 इज इक्वल टू QR इंटू टेंजेंट ऑफ 60 माइनस QR इंटू टेंजेंट ऑफ 30। यहां से QR कॉमन, टेंजेंट ऑफ 60 माइनस टेंजेंट ऑफ 30, लेफ्ट साइड पर वही 40 इंटू टेंजेंट ऑफ 30।
यहां पर सॉल्यूशन कैसे होगा? tan of 60 माइनस tan of 30, आपके ख्याल से होगा tan of 30? गलत सोच, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। आप इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें क्यू आर की वैल्यू को सब्जेक्ट बनाने के लिए, यानी यहां होगा क्यू आर इज इक्वल टू 40 इंटू टेंजेंट ऑफ 30 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 60 माइनस टेंजेंट ऑफ 30। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने इन वैल्यूज को सॉल्व नहीं किया, हम इन्हें सॉल्व कर सकते थे, यहां पर डेसिमल वैल्यूज आ जाती। आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप लास्ट पर कैलकुलेशंस को ले आए, इकट्ठा ही हम इस पूरी की पूरी फ्रैक्शन को कैलकुलेटर में फीड करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा और इससे एरर भी कम होगा। आप गौर करें, अगर मैं यहां पर tan 30 की वैल्यू पुट करता, tan 60 की वैल्यू पुट करता, बल्कि इससे भी पहले, तो आप उस वक्त से अभी तक इन वैल्यूज को डेसिमल फॉर्म में आगे ला रहे होते और ये एरर वहां से यहां पर शिफ्ट होता। हम इकट्ठा ही अब इन तमाम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं कैलकुलेटर। मैंने चूज की फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 40 मल्टीप्लाइड विद टेंजेंट ऑफ 30, डिनोमिनेटर में टेंजेंट ऑफ 60 माइनस टेंजेंट ऑफ 30। स्टूडेंट्स, कंप्लीट हमें आंसर मिला 20। क्यू आर की वैल्यू मिल गई 20। क्यू आर की वैल्यू 20 का मतलब, जी यहां पर जरा देखिए, ये हमें विड्थ ऑफ कैनाल मिल चुकी है, ये थी विड्थ ऑफ कैनाल, हमें क्यू आर मिल गया। अब हमें आर एस चाहिए, हाइट ऑफ ट्री। क्यू आर की वैल्यू, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप अगर 2 में पुट करेंगे तो हमें आर एस मिल जाएगा। वैसे 1 में पुट करने से भी मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, आर एस इज इक्वल टू क्यू आर यानी 20 इंटू टेंजेंट ऑफ 60। दोबारा सॉल्व करते हैं, 20 मल्टीप्लाइड विद टेंजेंट ऑफ 60, वी हैव 34.641, 34.641, ये मिल गई हमें आर एस की वैल्यू। हम स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंक्लूड करते हैं। Hence, width of canal is equal to QR is equal to 20 meters। चूंकि बात चल रही थी हमारी मीटर्स के अंदर। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री है RS एंड दैट इज 34.641 meters। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी एंड हुआ। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, जो कि इसी टाइप का प्रॉब्लम है, यानी सिमिलर है। स्टूडेंट्स, सिमिलर प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9। स्टेटमेंट इज P and Q are 2 points in line with a tree. If the distance between P and Q be 30 meters and the angles of elevation of the top of the tree at P and Q be 12 degrees and 15 degrees respectively, find the height of the tree. समझने के लिए जरा देखिए, P और Q 2 पॉइंट्स हैं जो कि एक ट्री के साथ इन लाइन हैं, लेकिन ट्री के एक ही साइड पर हैं। पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ट्री का 12 डिग्रीज और Q से 15 डिग्रीज। P और Q के दरमियान डिस्टेंस 30 मीटर्स है। हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम पिछले प्रॉब्लम से किस तरह सिमिलर है, ये आप सोचिएगा।
मैंने वहां पर भी PQRS लेटर्स यूज किए आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इस प्रॉब्लम को बआसानी समझ सकें और सॉल्व कर सकें। वहां पर हाइट ऑफ ट्री भी फाइंड आउट करना था और विड्थ ऑफ कैनाल भी। यहां पर कैनाल तो नहीं है, लेकिन हाइट ऑफ ट्री बिल्कुल वैसे ही मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम अब आपका हुआ, यानी सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। प्रॉब्लम नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 12.3. Statement is, the angle of elevation of the top of a 60-meter high tower from a point A on the same level as the foot of the tower is 25 degrees. Find the angle of elevation of the top of the tower from a point B 20 meter nearer to A from the foot of the tower. समझने के लिए अगेन देखिए, एक 60 मीटर हाई टावर, एक पॉइंट ए है स्टूडेंट्स। उस पॉइंट ए से टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 25 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट बी है जो कि ए से 20 मीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन टावर की तरफ। पॉइंट बी से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का क्या होगा, यह हमें मालूम करना है। आप अगेन इस वीडियो को, यानी जो वीडियो आप मेरे लेक्चर की देख रहे हैं, आप इसे पॉज करें। आपके सामने इस वक्त राइट ट्रायंगल्स मौजूद हैं। आप सोचना शुरू कर दें और सोचकर दोबारा इस वीडियो को प्ले करें। मैं चलता हूं बोर्ड की जानिब, बनाता हूं इसकी रफ डायग्राम, फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम कंसिडर कर लेते हैं एक 60 मीटर हाई टावर। एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए हम कंसिडर कर लेते हैं यहां पर। यहां से टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 25 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें चाहिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो हम कंसिडर कर लेते हैं ये, यानी ये बन गया टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्सन ए एंड द टावर। ये एंगल है 25 डिग्रीज। अब हमारी दूसरी बात इसमें यह है कि 20 मीटर डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है, पॉइंट बी। हम कंसिडर करते हैं कि ये डिस्टेंस है 20 मीटर्स, ये पॉइंट बी। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी ये एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, नेमिंग अगर हम कंप्लीट कर लें, ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी का और इसे डी का। जो डेटा हमारा गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि ये कैसे होगा। रेफर टू रफ डायग्राम। हाइट ऑफ टावर, टावर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी डी से, और दिस इज 60 मीटर्स। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए से एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे हम नाम दे देते हैं अल्फा का, एंड दिस इज 25 डिग्रीज। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, A and B, that is AB, और वो हमें गिवन है 20 मीटर्स। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम B, हम इसे नाम दे देते हैं बीटा का। ये हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी। आपने वीडियो को पॉज करके भी सोच लिया होगा
कि ये काम कैसे होगा। जी, अब जरा बताइए कि ये एंगल बीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बी, कैसे फाइंड आउट होगा। ये किस राइट ट्राइंगल में आ रहा है? जी, यहां पर है राइट एंगल और ये आ रहा है राइट ट्राइंगल BCD के अंदर, ये एंगल बीटा। इस राइट ट्राइंगल के अंदर हमारे पास मौजूद है ये साइड 60 मीटर्स, हाइट ऑफ टावर। इस एंगल के रेफरेंस से ये साइड क्या कहलाएगी? जी, ये साइड कहलाएगी, चूंकि ये अपोजिट साइड है इस एंगल के, तो ये साइड है परपेंडिकुलर। हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन परपेंडिकुलर के अलावा हमारे पास कोई साइड मौजूद नहीं। अगर हमारे पास साइड BD या BC मौजूद हो तो हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। BC जरा सोचें हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। BC किसी राइट ट्राइंगल का हिस्सा बन रहा है, जरा देखें। दूसरी राइट ट्राइंगल है ACD। इस राइट ट्राइंगल में AC जो पार्ट है, ये साइड AC, इसका एक सेगमेंट है BC। ACD राइट ट्राइंगल में 60 मीटर्स क्या रोल प्ले कर रहा है? जी, इस एंगल के अपोजिट है, तो यह है परपेंडिकुलर। साइड AC है बेस, परपेंडिकुलर मौजूद, बेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द आंसर इज यस। जब हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे तो हम साइड BC भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? इस कंप्लीट बेस में से यानी AC में से अगर हम 20 जो मीटर्स डिस्टेंस है इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा BC। जब BC मिल जाएगा तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, इन दोनों की मदद से हम बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। ये आप सोच चुके होंगे, आपने अपने तौर पर, बाद स्टूडेंट्स ने सोच लिया होगा। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंसिडर राइट ट्राइंगल, हम कंसिडर कर रहे हैं ACD। इस 25 डिग्रीज के रेफरेंस से ये साइड है परपेंडिकुलर और हमें ये साइड चाहिए AC। परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? जी, प्रॉपर ब्रशिंग यानी टेंजेंट में। टेंजेंट ऑफ 25 डिग्रीज इज इक्वल टू CD ओवर AC। अब CD की वैल्यू है स्टूडेंट्स 60। ये CD की वैल्यू 60। AC का ब्रेकअप है AB प्लस BC यानी 20 प्लस BC। स्टूडेंट्स हमें BC फाइंड आउट करना है, क्या करें? जी, आपके जहन में आ रहा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन इससे बात थोड़ी सी बिगड़ जाएगी, स्टेप बढ़ जाएगा। आप 20 प्लस BC को यहां शिफ्ट कर दें और टेंजेंट 25 को यहां पर कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। 20 प्लस BC इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 25 डिग्रीज। अब देखें BC सब्जेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, 20 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। BC इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 25 डिग्रीज माइनस 20। ये स्टूडेंट्स हमारे पास BC की वैल्यू कैलकुलेट होने जा रही है, तो यूज करते हैं कैलकुलेटर। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हम कैलकुलेटर में फीड करते हैं, यानी पहले फ्रैक्शन 60 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में टेंजेंट ऑफ 25, फ्रैक्शन के बाद माइनस 20। हमारे पास मिल रहा है 108.67। BC की वैल्यू 108.67। ये स्टूडेंट्स मिल गए हमें BC की वैल्यू। अब इस BC की वैल्यू को यूज करते हैं राइट ट्राइंगल BCD में। नाउ कंसीडर राइट ट्राइंगल BCD। We have,
हमारे पास मौजूद है 60, बीटा के रेफरेंस से ये परपेंडिकुलर और BC है बेस। टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू CD ओवर BC, CD परपेंडिकुलर ओवर BC। पुटिंग वैल्यूज, टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू CD है 60 ओवर, स्टूडेंट्स BC की वैल्यू 108.67। अब इसे सॉल्व करते हैं। बीटा की वैल्यू के लिए क्या करना होगा हमें? जी, दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करना होगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 60 ओवर 108.67, टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 60 और डिनोमिनेटर है 108.67, ब्रैकेट क्लोज्ड। स्टूडेंट्स हमें आंसर मिल रहा है 28.904 डिग्रीज। और बीटा बुनियादी तौर पर क्या है? दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट बी। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट B is equal to beta, that is 28.904 डिग्रीज। यहां पर हमारा सॉल्यूशन एंड हुआ। आइए कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। Students, this is problem number 10 of exercise 12.3. Statement is, two men are on the opposite sides of a 100-meter high tower. If the measures of the angles of elevation of the top of the tower are 18 degrees and 22 degrees respectively, find the distance between them. देखिए, एक 100 मीटर हाई टावर, दो शख्स टावर के अपोजिट साइड्स पर खड़े हैं। एक के रेफरेंस से एंगल ऑफ एलिवेशन है 18 डिग्रीज और दूसरे के रेफरेंस से स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन है 22 डिग्रीज। हमें उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब जरा देखें कि दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन आपको नजर आ रहे हैं दो राइट ट्रायंगल्स में। अब ये दो राइट ट्रायंगल्स कैसे बन रही? जी, टावर की वजह से। टावर के एक तरफ एक राइट ट्रायंगल और दूसरी तरफ दूसरी राइट ट्रायंगल। दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों ट्रायंगल्स में मौजूद हैं। ये जो टावर है ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या रोल प्ले करेगा? जी बिल्कुल, ये रोल प्ले करेगा परपेंडिकुलर का। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों लोगों के दरमियान। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा? आप एक राइट ट्रायंगल में देखें कि आप उस शख्स से टावर तक डिस्टेंस क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। इसी तरह दूसरे शख्स से टावर तक डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? जी, इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करके दोनों लोगों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। A man on the top of a 100-meter high lighthouse is in line with two ships on the same side of it, whose angles of depression from the man are 17 degrees and 19 degrees respectively. Find the distance between the ships. समझने के लिए जरा देखिए, एक 100 मीटर हाई लाइट हाउस, दो शिप्स एक ही साइड पर हैं शिप इस लाइट हाउस के। एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 17 डिग्रीज और दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस इज 19 डिग्रीज। हमें डिस्टेंस बिटवीन शिप्स फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, पहला सवाल, ये एंगल्स ऑफ डिप्रेशन जो हैं ये कहां शिफ्ट होंगे? हमारी ट्रायंगल्स में कहां पर शिफ्ट होंगे? जरा सोच लें। जी बिल्कुल, शिप्स के ऊपर
ये शिफ्ट हो जाएंगे, यानी शिप्स के साथ ये बनेंगे। अब जब ये शिप्स के साथ बन गए तो यहां पर कितनी राइट ट्रायंगल्स मौजूद हैं? जी, यहां पर भी 2 राइट ट्रायंगल्स मौजूद हैं। 100 मीटर हाई लाइट हाउस दोनों में क्या रोल प्ले कर रहा है? जी, अगेन परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है दोनों के अंदर। अब क्या हम दोनों राइट ट्रायंगल्स की बेस फाइंड आउट कर सकते हैं? चूंकि हमें एंगल्स गिवन है, जरा देखें। जी, यकीनन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो बेस हम फाइंड आउट करेंगे दोनों राइट ट्रायंगल्स में, ये बेस रिप्रेजेंट करेगी डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस को। अब दोनों शिप्स का डिस्टेंस जब आ जाएगा, लाइट हाउस के और शिप्स के दरमियान डिस्टेंस हम जब फाइंड आउट कर लेंगे, तो फिर शिप्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा? यहां सम करना है या जी यहां पर करना है डिफरेंस, यानी आप दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, डायग्राम आपके पास आ चुकी है। इस डायग्राम को ड्रॉ करें और इस प्रॉब्लम को भी खुद सॉल्व करें। याद रखें, सेल्फ डन इज वेल डन। यहां पर मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।